हेलो एंड वेलकम टू ए वर्ल्ड टेक्निकल। मैं हूं अभिनव सिंह। आज मैं आप लोगों को सामने एक इंजीनियरिंग का बहुत डरावना सब्जेक्ट जो कि सबसे पहले हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। एक्चुअली वो पार्ट है फिजिक्स का ही, लेकिन जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो लोग इसे बहुत डरने लगते हैं, क्योंकि इसमें भी फोर्स अप्लाई होती है। इसके कारण इफेक्ट जो होते हैं उसके बारे में पढ़नी होती है, तो लोग बहुत डरते हैं इससे। तो सबसे पहले जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आखिर होती क्या है, हम लोग इसके बारे में क्या जानते हैं? तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वो चीज़ है कि अगर कोई बॉडी है या कोई व्हीकल है, उस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो जब वो मोशन में आ रहा है तो कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं, और उसकी मोशन का डायरेक्शन क्या है, और भी किस डायरेक्शन से फोर्स उसमें अपोज कर रहे हैं उसके मोशन को। मतलब इस सारी चीज को हम लोग मैकेनिक्स में देखते हैं। तो सबसे पहले ये भी देखते हैं, ये देखेंगे कि ये बॉडी रिजिड है या इलास्टिक है या फ्लूइड है। तो जनरली हम लोग ये टाइप्स ऑफ बॉडी के अनुसार अगर हम देखें तो 3 टाइप्स के बॉडी होते हैं। पहला है रिजिड बॉडी, सेकंड डिफॉर्मेबल बॉडी, एंड थर्ड फ्लूइड बॉडी। तो एक्चुअली हम लोग को जो मैकेनिक्स में पढ़ना है वो रिजिड बॉडी के ही पढ़ना है। बाकी ये जो डिफॉर्मेबल बॉडी एंड फ्लूइड बॉडी ये जो पढ़ने हैं हमें, वो सिविल एंड मैकेनिकल वालों को आगे पढ़नी होती है 4th सेमेस्टर के लगभग में। और एक हो गए टाइप्स ऑफ बॉडी और दूसरा हो गया मोशन ऑफ द बॉडी के अकॉर्डिंग। तो टाइप्स ऑफ बॉडी में रिजिड बॉडी क्या होती है? तो रिजिड बॉडी वो चीज़ है जिस पे अगर मैं फोर्स लगाऊं तो उसकी कोई भी बॉडी में चेंज नहीं होगी। जैसे स्टोन, वुड, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ जो है हमारे रिजिड बॉडी का में आते हैं। दूसरा होता है डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब ये होता है कि अगर उसमें मैं फोर्स लगाऊं तो उसका शेप एंड साइज में चेंज हो जाए, तो वो डिफॉर्मेबल बॉडी होती है। जैसे रबड़ है ना, ये सब क्या है, ये क्या है, एक डिफॉर्मेबल बॉडी का एग्जांपल है। अगर फ्लूइड की बात करूं, फ्लूइड बॉडी की, तो फ्लूइड बॉडी में हमारे 2 चीज आते हैं, एक होते हैं लिक्विड और एक होते हैं गैस। तो उस पर अगर मैं फोर्स लगाऊं तो क्या चेंज होगा, है ना, सारा चीज़ से हम लोग देखेंगे, तो वो फ्लूइड में पढ़ना है हमें। तो ये हमें अभी मैकेनिक्स में सिर्फ रिजिड बॉडी के पढ़ना है, सिर्फ रिजिड बॉडी, जैसे सॉलिड बॉडी ऐसे। अब चले तो मोशन ऑफ द बॉडी के अकॉर्डिंग चले, तो मोशन ऑफ द बॉडी में 2 तरह के होते हैं। पहला है स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब वो होता है कि अगर मैं फोर्स लगाऊं तो वो जब तक वो मूव नहीं करेगा जब तक कि वो अनबैलेंस फोर्स से भाग न जाए। अगर मोशन ऑफ द बॉडी के अकॉर्डिंग देखें तो वो 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे एक स्टैटिक बॉडी हो और दूसरा डायनेमिक हो। तो स्टैटिक में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे वो रेस्ट में हो, है ना, तो ये बोलता है कि जब सारे फोर्स का सम जब बॉडी पे लगेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा 0 को, तो वो हो जाएगा स्टैटिक्स। मतलब जैसे एक बॉडी है, इसमें नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं और सारे फोर्स जो है वो इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग आ जाता है, इक्वल टू 0 आ जाता है, तो वो हो जाएगा रेस्ट में।
तो रेस्ट के अकॉर्डिंग हम देख लिए हैं स्टैटिक को, अब मोशन के अकॉर्डिंग देखते हैं डायनेमिक को। डायनेमिक में क्या होता है कि इसे हम लोग जो फोर्स लग रहा है तो उसके कारण जो मोशन में आ रहा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो डायनेमिक को हम यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। पहला हो गया काइनेटिक्स और दूसरा हो गया काइनेमेटिक्स। तो डायनेमिक में हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि कॉज ऑफ मोशन कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे अगर हम कॉज ऑफ मोशन की कंसीडर की बात करते हैं तो काइनेमेटिक्स में हम लोग कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करते हैं, चाहे वो फोर्स कितनी भी लग रही हो, किस डायरेक्शन से लग रही हो, कितना लग रहा हो, कितना 10 न्यूटन का लग रहा है, 20 न्यूटन का लग रहा है, उसके बारे में हम लोग रीजन नहीं देखते हैं। तो वो होता है काइनेमेटिक्स में। अगर काइनेटिक्स की बात करें तो काइनेटिक्स में हम लोग कॉज ऑफ मोशन देखते हैं, कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन से लग रहा है, पुल है फोर्स या पुश है, एक्सेलरेशन कितना है, वेट कितना बॉडी का, इस सारा चीज को हम देखते हैं। तो वो है काइनेटिक्स। तो ये तो हो गया हमारा मैकेनिक्स को जो डिवाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हम लोग को ओनली जो पढ़ना है मैकेनिक्स में वो रिजिड बॉडी पढ़ना है, नहीं तो ये पढ़ना है, नहीं तो हमें फ्लूइड पढ़ना है, ना ही डिफॉर्मेबल बॉडी ना ही फ्लूइड बॉडी। हमें क्या पढ़ना है? रिजिड बॉडी। और फर्स्ट पार्ट ये पढ़ना है और सेकंड पार्ट ये हमारा पढ़ना है, स्टैटिक का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट डायनेमिक्स का। तो थोड़ा सा सिंपल चीज भी मैं बता देता हूँ इसमें, जैसे कि मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं तो क्या क्या इसमें और भी कॉन्सेप्ट क्या क्या होनी चाहिए जो जो जनरली क्लियर होनी चाहिए। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देने का ट्राई करता हूँ। जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड टू फोर्स एंड पार्टिकल्स। जैसे पहला हुआ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन तो जहाँ जहाँ मोशन होगा वहाँ वहाँ तो न्यूटन आएंगे ही, ये तो हम लोग पढ़े ही हैं। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में तीन होते हैं, पहला फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ये तो हम लोग पढ़े ही हैं, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू मैं देता हूँ। फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि उस पर हम कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर न लगाते। जब वो अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो वो क्या होगा, वो बॉडी अपना डायरेक्ट ये प्लेस चेंज कर देगा। तो वो तो हो गया फर्स्ट लॉ, और वही बताता है इनर्शिया के बारे में भी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये सारे जो है से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में दिखाते हैं। सेकंड है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ बताता है यहाँ पे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो सेकंड लॉ में जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो उसमें हम लोग सेकंड लॉ में देखेंगे। थर्ड लॉ में देखेंगे कि हम लोग पढ़ते हैं एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये हम लोग थर्ड लॉ में देखेंगे। उसी तरह से हमारा इसके बाद आ जाता है न्यूटन लॉ ऑफ, थर्ड पॉइंट में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि अगर कोई दो बॉडी, एक बॉडी बड़ी हो एक छोटी हो, जिसका मास m1 हो छोटी बॉडी का और बड़ी बॉडी का मास m2 हो, तो उस दोनों का अगर बीच का डिस्टेंस अगर r हो तो जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो जाएगा। तो r जो है इस दोनों का बीच का डिस्टेंस हो गया, और तो ये फोर्स जो लग रहा है किस किस पे डिपेंड कर रहा है, m1 यानी मास ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड मास ऑफ सेकंड बॉडी, और इसके बीच का डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो यहाँ पे फिर g आता है, यही एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। तो ये होता है ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसी में कुछ पॉइंट हैं, जैसे थोड़ा सा मैं इसके बारे में और बताता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमेबिलिटी ऑफ फोर्स। तो ये क्या होता है, ये सिंपल टर्म है बट इसे जानना जरूरी है। जैसे कोई बॉडी है कहीं प्लेस किया हुआ है
सरफेस पे, तो उस पे अगर 10 न्यूटन का अगर हम फोर्स यहाँ से लगा रहे हैं, तो अगर हम इसका लाइन ऑफ एक्शन अगर ड्रॉ करें, तो आगे भी अगर यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे इसको फोर्स को यहाँ से हटा करके यहाँ भी कर दें, यही फोर्स यहाँ ले आए, तो सेम इफेक्ट होगा एज ए इस पॉइंट पे था। तो जहां जहां जिसका लाइन ऑफ एक्शन सीधे आ रहा है, जो इस पॉइंट जहां से स्टार्टिंग पॉइंट था उतना ही एंड पॉइंट में ही उसका फोर्स का वैल्यू भी आएगा। तो ये होता है फोर्स प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ ए फोर्स। अब इसका कुछ एजम्पशन है मैकेनिक्स का। तो मैकेनिक्स क्या होनी चाहिए, मैकेनिक्स में एजम्पशन क्या है, तो हम देखेंगे पहला पार्टिकल्स, दूसरा है रिजिड बॉडी और तीसरा है पॉइंट लोड। तो पार्टिकल्स में क्या होता है, यहां से रोकिए, तो पार्टिकल्स में क्या है हमें ये देखना है। तो पार्टिकल्स बोलता है कि द पोर्शन ऑफ मास विदाउट एनी डायमेंशन, उसका कोई भी डायमेंशन ना हो, ऐसा मास जिसका कोई भी डायमेंशन ना हो, एंड कॉन्टेनिंग डिफिनिट अमाउंट ऑफ मैटर, वो डिफिनिट अमाउंट को वो रखता है, से बना है, वो उस पार्टिकल्स कहलाता है। जैसे हम अगर कार की बात करते हैं, तो कार में हम क्या गिनते हैं, क्या हम उसे व्हील को गिनेंगे, क्या हेडलाइट को देखेंगे, क्या हम उसका स्टीयरिंग को देखेंगे, क्या हम विंडोज को देखेंगे, वो सारे चीज से मिलकर ही ना कार बना है। तो वो पूरे पार्ट को हम कार कह रहे हैं, ना कि सिर्फ एक व्हील को कह रहे हैं, ना हेडलाइट को कह रहे हैं, ना स्टीयरिंग को कह रहे हैं, नहीं तो उसको सिर्फ ऊपर वाले विंडो का बात कर रहे हैं। तो ये सारे पार्ट को हम, तो जो उसमें जो छोटे छोटे जो भी है उसको हम एक पार्टिकल के जैसे उसको मान लेते हैं। तो ये हो गए पार्टिकल्स। दूसरा होता है रिजिड। रिजिड में देखेंगे कि वो क्या है, कितना उसका डिफॉर्म चेंज हो, शेप उसका चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिसका शेप चेंज नहीं होगा फोर्स लगाने से, तो वो तो रिजिड हो जाएगा, पीछे मैंने बताया भी था अभी। और थर्ड है पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड में हम यहाँ ये देखेंगे कि पॉइंट लोड में अगर कोई बॉडी है, बॉडी पे अगर एक मान ले कि यहाँ से यहाँ तक एक फोर्स लग रहा है, पूरा दूर तक, पूरा होल बॉडी पे, तो उसको अगर हम कंसीडर करते हैं तो एक पॉइंट पे कंसीडर करेंगे, एक पॉइंट पे ले आएंगे, जो कि एक सेंटर में उसका फोर्स लगेगा होल बॉडी का, जो ये बॉडी है उसको उसका सेंटर पे सीजी पे लाई करेगा उसका पॉइंट लोड। तो ये हो गया पॉइंट लोड एज ए कॉन्सेंट्रेटेड टू बी पॉइंट। तो ये हो गया पॉइंट लोड। तो अभी हम इतना ही बेसिक इंट्रोडक्शन दिए आपको मैकेनिक्स को, इसके बाद मैं आगे स्टार्ट करूँगा। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना अगर अच्छा लगे तो।